गांव मीरकपुर में एक बार फिर एन एक्सप्रेस की टीम मौजूद है और हमारे बराबर में बैठे हैं रिटायर्ड फौजी और रिटायर्ड अमीन। दोनों भाई हैं, एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं और एक ही परिवार से हैं, बिल्कुल एक ही आवास पे बैठे हुए हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे सभी दर्शकों को पता है, आजकल हम लोग रिटायरमेंट लाइफ जी रहे उन लोगों की ज़िंदगियों को अपने नए दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं जिन्होंने भारत को बहुत गहराई से देखा है, यहाँ के समाज को बहुत अच्छे से महसूस किया है और यहाँ पर समाजवाद को उन्होंने जिया है और लोगों के बीच जिए हैं। तो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अपनी भूमिका को विराम देते हुए पहले परिचय जी, अपना परिचय दीजिए। मैं परीक्षित सिंह फौजी गांव मीरकपुर निवासी हूं। सबसे पहले तो मैं अपने गांव के बारे में आपको परिचित करना चाहूँगा। मेरा गांव पूर्ण रूप से सात्विक है। हमारे पूरे गांव के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नशा, धूम्रपान, मांस, मीट और यहाँ तक कि लहसुन, प्याज और लाल मूली, शलगम का भी इस्तेमाल नहीं होता। अभी हमारे गांव का नाम जो है इंडिया गिनीज बुक के अंदर दर्ज हुआ है। इसके लिए हमें गर्व है कि हमने ऐसी भूमि के ऊपर जन्म लिया है जो हमको संस्कारों के अंदर पिछले 550 साल से मिलता आ रहा है और हम भी इसको भली भांति बहुत ही भावनाओं के साथ निभा रहे हैं। एक मिनट आते हैं, आप भी थोड़ा परिचय दीजिए। हाँ जी जी। मेरा गांव मीरकपुर, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर का रहने वाला हूं और मैं तहसील से रिटायर हूं, अमीन पद से। मेरा अपना अनुभव है जो मैंने पूरा अनुभव करा सभी बिरादरियों में। मेरा क्षेत्र रहा तहसील देवबंद में गोपाली, तिगरी, राजूपुर और फुलास, अकबरपुर, ये मेरा क्षेत्र था। इन लोगों में इतना अच्छा प्रेम भाव था। अब मैं ये नहीं समझा अगर मैं गुज्जर बिरादरी का हूँ या गाड़े बिरादरी के। आज तक भी इन लोगों के अंदर वो सेवा भाव है। अगर मुझे कहीं मिले हैं, कोड़ी भर के मिलेंगे, जो भी ईद का त्यौहार होगा मैं इनके यहाँ जाऊँगा। कोई मेरे यहाँ मेले का त्यौहार होगा, ये आऊँगे। ऐसा है जैसे दूध और शक्कर का दोनों। ये आज की बात कर रहे हैं आप या पुराने समय? अपने टाइम की बात, पहले टाइम से आज तक की बात कर रहा। मेरे साथ आज भी इन लोगों का वही व्यवहार है। अच्छा, आपके साथ ये तो आपका इंडिविजुअल अनुभव रहा है। एक सेकंड अमीन साहब, अगर बात करें आज के बदलते इस माहौल की, आज के बदलते इस दौर की, चूँकि आप पोस्टेड थे, उनको आपसे काम था, आपको उनसे काम था। ये एक समाजवाद से हट के चीज़ होती है। समाजवाद का मतलब होता है जिसको जिससे कोई पर्सनल लालच ना हो, उसको कहते हैं समाजवाद। तो ये बदलाव जो आज का है वो किस तरह से आपने महसूस किया? मैं आपको जो बता रहा, मेरे साथ तो आज तक जियों का तो वैसे व्यवहार है। आज तक मेरे और उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं रहा। फुलास है, फुलासी है, ये गाँव सब हैं। इनमें जैसा मैं पहले था ऐसा ही आज रिटायर। जो नई जनरेशन है वो किस तरह से उसके बारे में जानकारी है भाई। नई जनरेशन के बारे में पूरी जानकारी तो है भाई। आपस में उन लोगों के अंदर वो प्यार नहीं जो था हमारे में तो आज भी चुका तो वही प्यार है। उन लोगों के अंदर भी कोई बदलाव नहीं। मैं अगर आज भी गोपाल जाऊँगा तो जो मैं पोस्ट पर मेरा अमीन पद पर वो था, क्या नाम, मान सम्मान, वो जो का तो आज भी है। वहाँ किसी आदमी से कोई बदलाव नहीं है। हाँ, इतना मेरा अपना अनुभव है। आज भी उनके साथ मेरा वही व्यवहार है। अच्छा, अमीन की अगर बात करें, अमीन के बारे में हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जो नहीं जानते, ये अमीन क्या होता है और इसके फंक्शंस, काम क्या क्या होते हैं? अमीन जो है तहसील रिकवरी यानी लगान आपसी वसूल करने वाले का नाम अमीन है। उस अमानत को सरकार के खाते में जमा करता है, उसका नाम अमीन है। अमीन की परिभाषा है। अच्छा, किसानों का रवैया कैसा रहता है अमीन के प्रति? कोई मजबूरीवश रहता है या कोई सोशल रहता है? किसान जब गरीब था, जब और रवैया था, अब थोड़ा अमीर है तो कोई और रवैया है। बदलाव जरूर है। बदलाव तो प्रकृति का कारण है। बदलाव तो हाँ, गरीब में कुछ और बदलाव रहे, अमीर में और बदलाव रहे। फौजी साहब बताइए कि जैसे आपने 85 यानी सन 84-85 में आपने आर्मी ज्वाइन की है, तो वो अनुभव बताइए कि आर्मी के अंदर किस तरह की एक्टिविटी होती है, देश के प्रति कैसे जज्बा भरा जाता है जब ट्रेनिंग होती है,
और ट्रेनिंग के पीरियड के बाद जब आप घर लौटे तब आपने क्या फील किया? सन 86 का जो है मेरा सेना का ज्वाइनिंग है। भर्ती होने के बाद मैं राजपूत ग्रुप में गया और 1 साल की लगभग वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में उसी समय मिशन शांति सेना के लिए श्रीलंका के अंदर हमारी सेना पहुँच चुकी थी और हम लोग भी जो है नवंबर 1987 में श्रीलंका की धरती पर कदम रखा हम लोगों ने। वहाँ पर हम लोग जो है बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरे, क्योंकि वहाँ की भाषा हम नहीं समझते थे, वे हमारी भाषा नहीं समझते थे और वहाँ की प्रकृति, वहाँ का वातावरण हमारे भारत के तय एकदम से अलग था। समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ इलाका था। ना हमको वहाँ ये पता था कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। तो बहुत ही विचित्र समय था वो, लेकिन हम लोगों ने जो है बड़े जज्बात के साथ में, बड़ी बहादुरी के साथ में वहाँ उन लोगों को जो है आतंकवाद से किसी हद तक मुक्त किया। और उसी की भेंट हमारे जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जो है शांति सेना भेजने की कारण ही उसका बना है कि उससे जुड़ी ही कड़ी थी जो राजीव गांधी के हमारे प्रधानमंत्री जो यशस्वी थे उनकी हत्या हुई और देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई उसकी। पूरे देश के अंदर जो है एक बहुत ही संदेश इस प्रकार का गया कि हर आदमी को ऐसा लग रहा था जो हमारे घर का कोई सदस्य चला गया हो, उसको जो है सबके दिलों में बसे हुए थे उस समय में। अच्छा जी, उसके बाद में 1.5 वर्ष का हमारा वहाँ का पीरियड था। सन 88 के अंदर मेरी छोटी बहन की शादी थी और उस शादी के अंदर भी हम लोगों को छुट्टी वहाँ से नहीं मिल पाई थी। आज हम लोग उस बात को महसूस करते हैं कि देखो वो एक जज्बात था हमारे अंदर, हमको ऐसा कुछ उस समय महसूस ही नहीं हुआ था कि हम एक इतने अच्छे प्रोग्राम के अंदर भी बहन की शादी, भाई की शादी, घर के अंदर ऐसे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हर आदमी उत्सुक होता है। लेकिन देशभक्ति का हमारे अंदर इस प्रकार का जज्बात था कि हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई हमको छुट्टी नहीं मिली, हम किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। जो ट्रेनिंग का ऐसा पार्ट जिसमें देशभक्ति का स्पेशल कोई पॉइंट बताया जाता है? ये जो है साहब, देशभक्ति तो आदमी के खून के अंदर, उसके रग रग के अंदर रमी होती है। जब वहाँ से एक बार मुझको छुट्टी का मौका मिला शांति सेना से आने का श्रीलंका से, तो यहाँ पिताजी बहुत भावुक हो गए। भावुक होने के बाद में बोले भाई हमारे देश के अंदर भी रोटी है, यहाँ भी खाना है, आपके पास ज़मीन भी है, आपके भाई तहसील में सर्विस कर रहे, आप जो है तहसील में भी सर्विस कर सको हो, आप खेती भी देख सको, आपके जो है 4 भाई हैं, जब चारों को रोटी यहाँ मिल रही तो फिर आप जो है दुनिया में क्यों धक्के खा रहे हो? क्यों? वे उम्र दराज थे, बुजुर्ग हो चुके थे, तो उनको ऐसा लगता था कि भाई इस अवस्था में, इस उम्र के अंदर मेरा परिवार मेरे साथ में रहे। लेकिन मैं उनसे एक ही जवाब दिया कि देखो पिताजी, आपने जन्म दिया, पालन पोषण किया, लेकिन मेरा जो रास्ता है केवल राष्ट्रभक्ति के अंदर है, देशभक्ति के अंदर है, और इसके लिए मुझे आप जो है मजबूर ना कीजिए रोकने के लिए। मुझे जो है आपने देश की सेवा के लिए भेज दिया, तो मैं ये आखिरी दम तक देश की सेवा करूँगा और अपनी सर्विस पूरी होने के बाद ही पेंशन आऊँगा। अच्छा अमीन साहब, आप ये बताइए कि 40 साल पहले जो वसूली होती थी तो किसान किस तरह से डरता था? वो पुराने किस्से के किसान डरता था और वसूली नहीं कर पाता था, बहुत ही सहमा रहता था। इस तरह की कोई कहानी, कोई किस्सा आपकी याद है? किसान के पास पैसा नहीं था उस ज़माने में। जी थोड़ा बहुत गरीबत थी, गरीबत की वजह से डर था। अच्छा, और अब तो आपसी माफ़ होगी, केवल लगान के पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको देने में 1 मिनट से पहले दे दो। उस टाइम तो बहुत कड़ा काम था उस ज़माने में। ये अच्छा, कोई ऐसी बात जिसमें किसी खास किसान को आपने कोई खास मदद की हो और वो हकदार हो वास्तव में उस मदद का, कोई 40 सालों में इस तरह का कोई? अमीन के पास कोई मदद का खाना नहीं होता, मतलब अमीन कोई नहीं होता था। ये तो एक लेखपाल का काम और एक इनका बलों का काम मदद करना, लोन दिवाना
तो उनका काम है। वो अमीन का काम केवल वसूली करना है, और काम नहीं होता अमीन का। हाँ जी। नहीं, कभी ऐसा आया हुआ हो कि आप एक जज्बाती हुए हो, किसी कोई मतलब रिकवरी नहीं हो पा रही हो, वो अपनी मजबूरी बताई हो, तो आपने कोई आगे रखी हो कोई बात? हाँ, अगर मजबूरी बताई, वास्तव मजबूरी है, तो उसका ध्यान लिया जाता, संज्ञान में लिया जाता। भाई 4 दिन बाद पैसे दे दिए, 8 दिन बाद पैसे दे दिए, ऐसा करा था। किसी पर से जाँच नहीं करी गई, अगर जो उसे बिल्कुल ही घर से बेघर करा जा, ऐसा हम लोग को काम नहीं करा। अच्छा, कभी मजदूर तबके से भी आपका कोई सरोकार रहा है? ज़्यादातर मजदूरों से संबंध रहा, मजदूरों की बहुत मदद करी, जो गरीब आदमी को सता नहीं। हाँ जी जी। अच्छा, जैसे लगान, ये रिकवरी है, इसको भी थोड़ा डिटेल में बताइए, किस किस तरह से होती है? जो लगान जो होता है, ये लगान तो बहुत नॉर्मल हो, आप 80-40 रुपये बीघा थी लगभग, इसलिए वो रकम बैठ जाती। और 2012 से अखिलेश सरकार ने इसको माफ़ कर दिया था। अब तो कोई लोड नहीं रहा इस पर काश्तकार पर आपसी का, केवल बैंक का है। जो क्रेडिट कार्ड है वो आज क्रेडिट कार्ड जो है वो नहीं, जैसे वो बीघे के हिसाब से होता था या फसल के हिसाब से होता था? नहीं, 6 महीने में एक बार वसूली होती आपसी की, लगान की सालों की वसूली थी। नहीं, बीघे के हिसाब से तो हाँ, बीघे के हिसाब से थी। कितने रुपए बीघा था? हाँ, 40 रुपये बीघा तो लगभग आपसी थी, और 2-2.5 रुपये लगान था। लगान कीमत के हिसाब से होता ज़मीन की, जो रुपये कीमत की उसका ज़्यादा लगान था, जो वो क्या नाम वो 80 पैसे 70 रुपये उसके कम लगान था। अच्छा, उस समय जैसे मजदूर गेहूं काटता था किसान के यहाँ, वो भी सारा मंजर आपने देखा होगा, और उसमें जैसे वो गेहूं काटता था तो 20 पुली बनती थी, उसमें फिर 1 पुली मिलती थी, वो लेकिन वो किसान के हिसाब से मिलती थी, न कि मजदूर के मुताबिक। इस पे भी थोड़ा बताइए। हाँ, आज की तारीख में तो किसान नहीं, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये होता था। उस पहले टाइम में तो पूड़ी जो थी, आधी छांट उसकी होती, आधी काश्तकार की होती। आज की छांट तो केवल मजदूर की है, मजदूर की छांट है आज। नहीं, आज तो हमारी जनरेशन तकरीबन जानते हैं जो लोग, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनको उनके मुताबिक दी ही नहीं गई और खाली चले गए। नहीं, ऐसा नहीं होता था। मजदूर को कभी तंग नहीं करा किसी ने, मजदूर को तो उसकी मजदूरी दी। आज मजदूर जो है किसान से अच्छा है आज। अच्छा, जैसे आप किसान हैं, किसान परिवार से हैं, तो किसान और मजदूर का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को आप कैसे बयां करेंगे? भाई, मजदूर किसान का साथ नहीं दे रहा आज की तारीख में। मजदूर नहीं दे रहा। ना, पूर्ण रूप से साथ नहीं देता, बीच में छोड़ रहा है। किस तरह से साथ देना चाहिए मजदूर को, थोड़ा ये बताइए। पहले टाइम में काश्तकार को मजदूर अपना वो समझा था, माई बाप, और उसका जो है अगर उसका नुकसान था तो अपना नुकसान मानना था। आज की तारीख में ऐसा नहीं। लेकिन हमारे कांटेक्ट में ऐसे बहुत मज़दूर आए हैं जो जनरेशन बताती है कि हमारे पिताजी, हमारे फादर ऐसे थे जो 40-40 साल तक किसानों के यहाँ पर नौकरी करते रहे, लेकिन जब वो अंत समय आया तो उन किसानों ने हाथ खड़े कर दिए उनकी तरफ से। मेरे संज्ञान में ऐसी बात नहीं आई, मेरे संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं आई। अब जो किसान ने उसकी मदद ना करी हो, ऐसा नहीं। किसान मदद कर रहा था उसको आखिरी टाइम में। बहुत नज़ीर हैं ऐसी, जो अगर बीमार भी हो गया तो किसान ने उसकी मदद करी। अभी एक इंटरव्यू, हमारा पिछला इंटरव्यू पड़ा है हमारे चैनल पे, उसमें एक ब्लॉक अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि किसान ने ही सबसे ज़्यादा शोषण किया है मजदूर का, तो इस बात में आप क्या कहेंगे? हो सकता अंग्रेजी राज में कराया हो, मेरे टाइम में तो यानी अभी 30-40 साल पहले नहीं, कोई पहले टाइम में हुआ तो हुआ हो, नहीं अब कोई ऐसा नहीं शोषण, कोई शोषण नहीं करता मजदूर का। मजदूर कर सके शोषण आज की तारीख। मजदूर कैसे करता है? हाँ जी, मजदूर कैसे कर सकते? पैसे एडवांस दे ले, रुपया देता नहीं वापिस, ना काम करे, ना मतलब जो मेहनताना है उस हिसाब से काम नहीं करता। पहले तनख्वाह वसूल कर ली उसने हमारे से, और टाइम पर काम करता नहीं, वो पैसे लेकर भाग जा। ऐसे 1000 नज़ीर हैं। हाँ जी, ऐसी बहुत नज़ीर हैं जो पैसे लिए घर बैठे, लाख रुपए लेकर घर बैठे। हाँ जी, बहुत हमने धी बेटों के ब्याह करा दिए, लवन लगते फिर मुकदमा वो फ्री कर दें उस पर। अयो हमारी वो छेड़ा था, ये तो मजदूर ने तो हाल कर रखा, काश्तकार तबाह कर रखा मजदूर ने। आज की तारीख में मजदूर से काश्तकार दुखी है। अच्छा फौजी साहब, थोड़ा सा बताइए कि जैसे आप आर्मी में रहे, वहाँ पर किसान तबका कितने % होता है और मजदूर तबका कितने %? सेना के अंदर जो है लगभग ये मान कर चलिए कि आप 80 से 90% के बीच में किसान के बेटे होते हैं, और बाकी जो तबका है मजदूर तबके से ले लो, चाहे जो है वो व्यापारी तबके से ले लो,
वो मुश्किल से आप 15% कह लो, 20% कह लो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। किसान के बेटे सेना के अंदर हैं, जो देश के अंदर रह कर जो है वे अन्नदाता के रूप के अंदर मेहनत कर रहे हैं और पूरे देश को अन्न पैदा करके दे रहे। अच्छा, जैसे अभी आंदोलन चल रहा है तो इस आंदोलन के दौरान कुछ सरकारें अपनी मनमानी करती है, किसानों की बात नहीं मानती, तो ऐसी सिचुएशन में एक फ़ौजी होने के नाते आपको क्या लगता है? देखो, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये तो कुछ हम लोग समझने में असफल हैं, कुछ सरकार समझाने में असफल है। सरकार जो है अपनी नीति, जो 3 कानून के बारे में बताया गया, उसके ऊपर आंदोलन चले हैं, फसलों के रेट हैं, उसके बारे में सरकार हमें पूरा नहीं समझा पाई, हम सरकार की नहीं समझ पाए। या जहाँ तक फसलों के रेट की बात है, फसलों के रेट में तो हम 100% ये मान के कह के चलते हैं कि इसके अंदर सरकार जो है किसान को दबाती है हमेशा, क्योंकि वो ये कहती है कि हमको गरीब को रोटी खिलानी है। अगर हम अनाज की कीमत बढ़ा देंगे तो ये गरीब तबका खाना कहाँ से खाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसान की फसलों का रेट बढ़ने का और गरीब को रोटी देने वाली बात जहाँ आती है, सरकार इसका ज़्यादातर लोड किसान के ऊपर डाल दे है। तो यहाँ पर जो है किसान बेबस हो जा है, उसके पास दूसरा चारा और क्या है करने खाने के लिए, अपनी खेती करना। जबकि सरकार को जो है सब्सिडी दे के ये जो किसान मजदूर पे तबके का जो कमज़ोर लोग हैं उनको जो है मदद करनी चाहिए और किसान को जो है उनकी फसलों का उचित दाम देना चाहिए। सरकार ये नहीं देखती कि भाई इसने जो है किसी को ये नहीं पूछती कि तुमने लागत क्या लगाई है, तुम्हारा इस के ऊपर क्या खर्चा आया है, क्या इसका लेबर चार्ज। कहीं अगर एक किसान का बेटा और एक एज फौजी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है किसान की है। अच्छा, आप भी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अक्षय पवार है। तो कौन है? मैं इनका बेटा हूँ। अच्छा, अक्षय पवार, जो आपके पिताजी फौजी रिटायर्ड हैं, तो आपका क्या सपना है? मैं तो अभी खेती कर रहा हूँ। खेती? तो आप फौजी नहीं बनना चाहते? नहीं, सपना था, पर उस टाइम पे थोड़ी दूसरी साइड में मैं मतलब सरकारी नौकरी के उसमें पड़ गया, तो मेरा उस टाइम पे हो नहीं पाया। अभी सिर्फ खेती करना चाहते हैं? अभी तो खेती कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे आपके पिताजी बैठे हैं और ताऊ जी बैठे हैं, दोनों गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं, दोनों को देख के आप क्या महसूस करते हैं? गर्व होता है। गर्व होता है जी। कभी कोई अधूरापन फील होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता तो थोड़ा सा बेटर होता, नहीं है तो कुछ एहसास है, कुछ इस तरह से बताइए। ऐसा तो होता है। होता है जी, एहसास होता है। कभी इनके सामने अपने आप को हीन भावना से मतलब डिस्टर्ब तो महसूस नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत प्यार से करते हैं, रखते हैं। नहीं, कभी आपको किसी तरह का सटायर यानी तानाकशी करते हो कि भाई तू कुछ नहीं कर पाया, इस तरह की कोई बात होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अकेले ही हो? जी। आपके कितने बच्चे हैं? 2। 2। क्या करते हैं? सेना से रिटायर होने के बाद बैंक में लग रहा है लड़का, बड़े बड़ा। छोटा मेरे साथ काम कर रहा है खेती का। हाँ जी। और अमीन और फौजी रिटायर्ड, जिन्होंने बहुत ही सेंसिटिव अंदाज में अपनी बात रखी है और एक ऐसी वास्तविकता को उजागर किया है जो रिटायरमेंट से पहली लाइफ और रिटायरमेंट के बाद की लाइफ, और किसान अमीन साहब ने किसान और मज़दूर के कॉम्बिनेशन और कनेक्शन को बखूबी और बहुत खूबसूरती से पेश किया है। और फ़ौजी साहब ने हिंदुस्तान की एक ऐसी तस्वीर पेश की है जो कहीं ना कहीं श्रीलंका होते हुए और यहाँ तक पहुँचे हैं। और एक फ़ौजी की मेहनत क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है और देश के प्रति जज्बा क्या होता है, ये भी इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया है। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी आस मोहम्मद के साथ विदा लेता हूँ। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।